GFR का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी एक एक मिनट के सर अंदर जी कितना आवाज नहीं क्लियर आ रही। यूराइन बनाती है। क्या कह रहे सर हैं? आवाज नहीं एक क्लियर आ मिनट। रही। अच्छा अब देखें, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? बताइएगा डॉक्टर शहरियार, बताइएगा आवाज अब क्लियर आ रही है? जी सर जी अब आ रही है। सर जी अगर पीछे कुछ ओके ओके ओके। पढ़ाया भी 2 मिनट में तो वो अच्छा रिवाइज कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हम क्या शुरू कर रहे थे? हम GFR के बारे में पढ़ रहे थे। तो GFR में होता क्या है? GFR में ये होता है कि GFR में, एक मिनट। अच्छा, GFR के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो GFR में देखें क्या होता है। जीएफआर की अगर हम तारीफ करें ना, तो हमारी जो ग्लोमेरुलस होती है ना, इससे 1 मिनट के अंदर कितना फ्लूइड फिल्टर होके वो मैन कैप्सूल के अंदर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? यूराइन, GFR कहते हैं। एक तारीफ हम यूं कर सकते हैं। दूसरी तारीफ ये है, अगर हम सादा अल्फाज में करना चाहें, तो वो तारीफ ये है कि 1 मिनट के अंदर हमारी किडनी का एक नेफ्रॉन कितना पेशाब बनाता है, उसको हम GFR कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस्ड बाय नेफ्रॉन इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितना नेफ्रॉन ने बनाया, यूराइन बनाया, इसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं GFR कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपकी किडनी का नॉर्मल GFR कितना होता है, वो कितना होता है? 100 से 120 तक। कितना होता है? 100 टू 120। देखिए, GFR की नॉर्मल वैल्यू जो है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो कितनी है? 100 से लेके 120। ठीक है, 120 mm/मिनट। ठीक है, मिलीमीटर/मिनट। ठीक है, ये हमारी GFR है 1 मिनट की। ठीक है, अगर हम आगे चलें, अच्छा ये GFR होती कैसे है, ये बनती कैसे, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये ना हमारी ना ग्लोमेरुलस जो होती है ना, उसके अंदर एक फोर्स होती है, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी होती है? उस फोर्स को हम कहते हैं बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। तीसरी कौन सी होती है? ग्लोमेरुलर ओंकोटिक फोर्स। और चौथी कौन सी है? बोमैन ओंकोटिक फोर्स। अब इन चारों फोर्सेस को ना हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का क्या मतलब है, बोमेन मैन कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का क्या मतलब है। ये सारी चीजें अब हम एक एक करके स्टेप वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आ जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, देखें हमारी पहले क्या चीज है। अब चार फोर्सेस होती हैं, चार फोर्सेस की ना आपस में इस तरह, ये मतलब है कुदरत ने इनको आपस में इस तरह मतलब है एक दूसरे के साथ रिलेट किया हुआ है कि एंड पे जाके ना मतलब है इनके एक दूसरे से कैंसिल होती हैं। एक इस तरह की लिमिट बनती है कि ना हमारे पेशाब बनता है हमारे अंदर। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि ना इनकी फोर्स का तारीफ क्या है, तारीफ के बाद ये मतलब इनकी फोर्स कितनी होती है और ये किसके साथ रिलेट करती है। चलिए आ जाए। पहली हमारी जो फोर्स है ना, पहली फोर्स ये कौन सी है? ये है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। ये कौन सी है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। ठीक है, अच्छा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो है ना, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? अगर हमने इसको छोटी फॉर्म में लिखना हो ना, छोटी फॉर्म में, तो छोटी फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं H। ठीक है, और क्या है? F और G। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितनी होती है। अच्छा, अब देखें, इसका अगर मैं आसान कुलिया आपको बताऊं ना, आसान तरीका बताऊं, तो ये ना हमारे ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा ना, उतना ही हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो फोर्स है, ये किधर से आ रही है? ये पे जो खून आ रहा है हमारी किडनी की तरफ, ये उस फोर्स, जो जिस फोर्स के साथ खून आएगा ना हमारी किडनी के अंदर, ये उस फोर्स को डिनोट करती है। अब जितना हमारे गुर्दे का प्रेशर, मतलब गुर्दे में खून का प्रेशर होगा, उतना ही इसका प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा तो आ जाए, अब ये रिलेटेड किससे होते हैं? देखें, रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। जितना बंदे का बीपी होगा ना, ब्लड प्रेशर होगा, ये उतनी ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होगी। जितना हमारे बंदे की किडनी की तरफ खून आ रहा है ना, उस खून का जितना प्रेशर होगा, उतना ही इस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का प्रेशर होगा। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है, ये फोर्स होती क्या है। अच्छा, ये करती क्या है, ये काम क्या करती है? ये खून को ग्लोमेरुलस से निकाल के ग्लोमेरुलस से बाहर धकेलती है। ये फोर्स क्या है? जितनी फोर्स से ज्यादा होगी, उतना ज्यादा फ्लूइड को ये ग्लोमेरुलस से निकाल के बोमैन कैप्सूल में फेंकेगी। ठीक है, जितनी ये काम होगी उतना फ्लूइड कम जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? देखिएगा, दोबारा लिख रहा हूँ, दोबारा ये लिख के इन थ्योरी फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि जितनी ये फोर्स होगी ना, उतना फ्लूइड जो है वो हमारा ग्लोमेरुलस से बाहर जाएगा। तो अभी अगर हम इसको थ्योरी फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? दिस
द फोर्स विच pushes fluid out from glomeruli। ठीक है, ठीक है, ये है तारीफ। ये मतलब ये वो फोर्स जो ग्लोमेरुलाई से किसे, ग्लोमेरुला से क्या करती है, ग्लोमेरुला से क्या करती है, ग्लोमेरुलस से फ्लूइड को बाहर फेंकती है। ये वो फोर्स है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका प्रेशर कितना होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, ये फोर्स है ये बराबर कितने होगी, ये जो फोर्स है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 50 mmHg। कितनी होगी, 50 mmHg। लिख लीजिएगा क्योंकि ये बुक के ऊपर नई चीज लिखी हुई है वाली, 50 mmHg, 50 mmHg। अगर हम इसे फोर्स कौन सी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। अगर हम दूसरी फोर्स की तरफ चले, एक फोर्स मैंने पढ़ा दिया, दूसरी फोर्स की तरफ हम चल रहे हैं, एक ग्लोमेरुलस की है, ठीक है। दूसरी फोर्स हमारी देखिएगा कौन सी है, दूसरी फोर्स जो है ना हमारी, वो है ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स। ऑन्कोटिक फोर्स, अच्छा ये करना, जहां भी ऑन्कोटिक का लफ्ज आ जाए ना, इस ऑन्कोटिक लफ्ज आ जाए, इसका मतलब आपने हमेशा समझना कि प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन की वजह से, जो चीज भी जो है ये प्रोटीन की वजह से है। प्रोटीन की वजह से कोई भी चीज होगी तो हम उसे किस नाम से लिखते हैं, मेडिकल टर्म में ऑन्कोटिक फोर्स के नाम से लिखते हैं। किसकी फोर्स नाम से लिखते हैं, ऑन्कोटिक फोर्स के नाम से, ठीक है। तो आ जाए, अब ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स है। देखें, जो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स थी वो क्या कर रही थी, वो फ्लूइड को बाहर निकाल रही थी, वो क्या कर रही थी, फ्लूइड को बाहर निकाल रही थी। जो हमारी ऑन्कोटिक फोर्स होगी ना, ये फ्लूइड को बाहर जाने से रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट मतलब ये उसके खिलाफ काम करेगी। एक फोर्स है कि वो फ्लूइड को ब्लड वेसल से बाहर निकाल रही है, जो दूसरी फोर्स है जो ये प्रोटीन की वजह से है, ये क्या करेगी, ये फ्लूइड को अपने अंदर ब्लड वेसल के अंदर ही रखेगी, ये ब्लड वेसल के बाहर नहीं जाने देगी। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेटेड किससे थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली जो थी वो रिलेटेड किससे थी, बीपी से रिलेटेड थी, क्योंकि वो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स थी। अब ये ऑन्कोटिक फोर्स है, तो ऑन्कोटिक फोर्स किससे रिलेटेड होगी, प्रोटीन से रिलेटेड होगी। तो लिखें कि ये किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू प्रोटीन, ठीक है। ये किससे रिलेट होती है, प्रोटीन से। जितनी प्रोटीन ज्यादा होगी उतनी ये ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जितनी प्रोटीन कम होगी ऑन्कोटिक प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। तो देखें, अब ये इसका हम थ्योरी लिखते हैं, ठीक है, आ जाए थ्योरी लिख लेते हैं इसकी। अच्छा, इसकी थ्योरी क्या होगी, देखें, ये वो फोर्स है, फोर्स विच कीप्स द फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स। इनसाइड ब्लड वेसल लिख लें, ये ग्लोमेरुलाई लिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो ग्लोमेरुलाई होती है वो भी ब्लड वेसल ही होती है, ठीक है। अच्छा, ये थे आपका क्या, ये आपकी थी ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स। अच्छा, आपसे कोई अगर पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 30। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 होती है। इसके अलावा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 mmHg होगी। देखिए, ये आगे फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूले में पुट करके देखिएगा कि ये आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, देखें, अगर हम आगे चलें, देखें, दो फोर्सेस पढ़ ली जो ग्लोमेरुलस के रिलेटेड थी। अब हम तीसरी फोर्स पढ़ने लगे हैं जो कि बोमैन कैप्सूल के रिलेटेड है। जो किसके रिलेटेड है, बोमैन कैप्सूल के रिलेटेड है। तो ये तीसरी फोर्स कौन सी है, ये है बोमैन हाइड्रोस्टेटिक। इस फोर्स को क्या कहते हैं, बोमैन ये बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है ना। अब इसमें देखें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये अब जो सारा हमारा फिल्टर हो गया ना, यूराइन जो बन गया वो किधर चला गया, वो हमारे बोमैन कैप्सूल में चला गया, जहाँ जाके कट होता है, फिल्ट्रेट, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये जो हमारा बोमैन कैप्सूल है ना, बोमैन कैप्सूल, ये क्या करेगा, ये इसका ये जो प्रेशर होगा बोमैन कैप्सूल के अंदर, ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जो होगी, ये क्या करेगी, ये फ्लूइड को वापस किसकी तरफ भेजने की कोशिश करेगी, हमारे जो ग्लोमेरुलाई है ना, ये उसकी तरफ भेजने की कोशिश करेगी। दोबारा सुने कि ये क्या करेगी, मैं लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ लगे। ये क्या करेगी, ये पुश करेगी, ये क्या करेगी, पुश करेगी या मूवमेंट करवाएगी फिल्ट्रेट की। क्या करेगी, पुशेस फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब वो प्राइमरी यूराइन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राइमरी यूराइन भी कह सकते हैं।
जो पहला 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 पेशाब बनता है ना बंदे के गुर्दे के अंदर, वो बाद में फिल्टर होने के बाद में से उसमें चीज़ें क्रिएट होती हैं, उससे रीअब्जॉर्ब होती हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम मंडे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम यही प्राइमरी ग्राइंड तक रहते हैं। तो ये क्या है, ये पुशेस फिल्ट्रेट को किसकी तरफ पुशेस करेगा, टुवर्ड्स किसके, ग्लोमेरुलाई के, किसके, ग्लोमेरुलाई। ये किसकी तरफ क्या करेगा, पुश करेगा, ग्लोमेरुलस की तरफ। जो हमारा फिल्ट्रेट है ना उसको वापस धकेलेगा, जिधर वापस धकेलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ लगी कि ये क्या था। देखें, अगर हम इससे आगे चलें, हम ये देखें कि ये जो हमारा बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है ना, बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी वैल्यू होती है 10 mmHg। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 mmHg। अच्छा, ये हम तीसरी फोर्स होगी। अगर हम चौथी फोर्स पे जाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर बनाकर समझाऊंगा ताकि आपको ना आसानी से समझ लग जाए। ठीक है, तो आ जाए, हमारी चौथी कौन सी फोर्स है, चौथी फोर्स है हमारी बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स। अच्छा, बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स का क्या मतलब है, ऑन्कोटिक मतलब हमारे जो बोमैन के अंदर प्रोटीन मौजूद है ना, बोमैन हमारा जो प्राइमरी यूराइन है, इसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद है, इस प्रोटीन ने जो फोर्स लगानी है ग्लोमेरुलाई को, जो फिल्ट्रेट है उसको ग्लोमेरुलस में रखने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये मुझे बताएं कि क्या हमारे खून में से किसी भी किस्म की कोई प्रोटीन फिल्टर होती है, कोई प्रोटीन ऐसी है जो फिल्टर होती हो हमारे खून में से पेशाब में जाती हो, कोई प्रोटीन है, नहीं है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारे पोडोसाइट्स होते हैं और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, वो हमारे किसी भी किस्म की प्रोटीन को हमारे पेशाब में नहीं जाने देती। तो इस वजह से हमारा जो बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स है ये 0 होगी। ये कितनी होगी, 0 होगी। ये कितनी होगी, 0 mmHg। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि नो प्रोटीन are filtered from blood into बोमैन कैप्सूल। समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कि ये बोमैन कैप्सूल से ऐसी कोई भी मतलब है फोर्स नहीं है जो प्रोटीन ना होने की वजह से, मतलब है प्रोटीन ना होने की वजह से ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो मतलब है फ्लूइड को अपने अंदर रखे। समझ रहे हैं इस बात को। देखें, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम एक पिक्चर बनाते हैं छोटी सी, ठीक है, ताकि आपको समझ लग सके। तो ये बताइएगा, ये आपकी जा रही है, देखें, ये एक आपकी ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, ये इधर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से निकल गई, ठीक है, ये यहाँ से निकल गई। ये जो ये सारा गुच्छा मुच्छा पड़ा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा ग्लोमेरुलाई है। अच्छा, इसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर पड़ा है कप शेप, ठीक है, ये कप शेप स्ट्रक्चर पड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल कहते हैं। ये क्या चीज़ है, ये है हमारा ग्लोमेरुलाई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है बोमैन कैप्सूल। ये मैंने कल आपको ये दोनों चीज़ें पढ़ाई दी है नाटक में, ठीक है, बोमैन कैप्सूल। अच्छा, बोमैन कैप्सूल हो गया। अच्छा, देखें, पहली फोर्स हमने कौन सी पढ़ी थी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है। देखिए, मैं आपको 3-4 रंगों से समझाऊंगा। देखें नीचे में, देखें, ये जो हमारी पहली फोर्स है ना, ये क्या कर रही है, ये फ्लूइड को इधर से करवा रही है, ठीक है। पहली फोर्स क्या है, ये हमारी जो पहली फोर्स है ये कौन सी है, ये हमारी है ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, ठीक है। ये हमारी कौन सी है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। ये क्या करवा रही है, ये मूव करवा रही है फ्लूइड को हमारे ग्लोमेरुलाई से किधर, बोमैन कैप्सूल की तरफ। एक चीज हो गई, पहली फोर्स हो गई। अच्छा, अब दूसरी फोर्स पढ़ रहे हैं। दूसरी फोर्स वो है जो हमारी ग्लोमेरुलस से फ्लूइड को बाहर नहीं जाने दे रही, वो फ्लूइड के अंदर ही मतलब जो हमारी ब्लड वेसल है ना, उसी के अंदर जो है वो क्या कर रही है, वो उसी के अंदर क्या कर रही है, फ्लूइड को रिटेन कर रही है। तो दूसरी फोर्स कौन सी थी, जो ग्लोमेरुलस के अंदर थी, वो कौन सी थी, ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स, जो क्या कर रही थी, फ्लूइड को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही थी ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। 2 फोर्सेस हो गई। अच्छा, तीसरी फोर्स की तरफ जाते हैं। तीसरी फोर्स कौन सी है, ये अलग रंग से लगाते हैं, एक मिनट रुकिएगा।
तीसरा रंग हम ये ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ये ठीक है। अच्छा देखें, दो फोर्सेस हो गई, तीसरी फोर्स वो है जो यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ से प्रेशर लगा रही है, ठीक है, किधर से, बोमैन कैप्सूल से लगा रही है। तो ये वाली फोर्स कौन सी थी, ये फोर्स थी हमारी बोमैन, ये कौन सी फोर्स थी, बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है। एच एफ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि एच एफ से क्या मुराद है मेरा यहाँ, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज कौन सी थी, जो फ्लूइड को यहाँ रिटेन कर रही थी, जो यहाँ से अंदर वापस इस तरफ लेके आ रही थी, वो तीसरी फोर्स कौन सी थी, बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स, ठीक है। ये तीनों चीजें, चारों चीजें समझ लग गई कि ये कैसे काम करती हैं। जो पहली फोर्स हमने पढ़ी है, किस कलर से पढ़ी थी हमने, इस कलर से पढ़ी थी, वो क्या कर रही है, वो फ्लूइड को किधर से निकाल रही है, ग्लोमेरुलाई से निकाल के किधर लेके जा रही है, बोमैन कैप्सूल के अंदर लेके जा रही है, पहली फोर्स हो गई। दूसरी फोर्स कौन सी है, जो उसका अपोजिट काम कर रही है। तीसरी फोर्स, ये ग्लोमेरुला बोमैन कैप्सूल में ऐसी दो फोर्सेज होती हैं। ये थी आपकी ये चार फोर्सेज। अच्छा, ये जो चार फोर्सेज आपस में नेट काम करती है ना, नेट, जब ये चारों फोर्सेज नेट काम करती हैं तो ये फार्मूला पता है कैसे बनता है, जीएफआर का फार्मूला अगर हम बनाना चाहें ना, तो ये क्या होता है, जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स होता है, वो ग्लोमेरुलर, ये जीएफआर को अगर हम आसानी से लिखें ना, तो ये क्या होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स प्लस बोमैन्स ऑन्कोटिक फोर्स, ठीक है, अगर माइनस इनटू ये ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स, ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स बोमैन्स प्लस बोमैन्स हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, जी। अच्छा, अब ये इस फार्मूले में ना हम करते हैं, देखिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कितनी थी, 50 थी ना, 50 थी। अच्छा, प्लस बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स 0 थी, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस करें तो कितना बचता है, देखें ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स कितनी थी, 10 थी, ऐसे ही है। और प्लस अगर इसमें करें बोमैन ऑन्कोटिक फोर्स को, ये क्या, हाँ बोमैन हाइड्रोस्टेटिक फोर्स को, तो वो कितनी थी, वो थी आई थिंक, हाँ ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स कितनी थी, 30 थी, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिखा, 30 और 10 होना था, मैंने 10 और 30 लिख रहा हूँ, ठीक है। देखें ये कितनी है, ये 30 है, और ये दूसरी कितनी है, 10 है। अब इन दोनों को अगर हम हाथ से लें तो कितना बनता है, इन दोनों को अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर होता है, हमारे पास आंसर आता है 10 mmHg, ठीक है। तो ये इतना मतलब ये प्रेशर क्या है, ज्यादा है, किधर वाला, ग्लोमेरुलर साइड वाला, ग्लोमेरुलर साइड वाला ज्यादा, तो इस वजह से क्या होगा, बंदे के अंदर पेशाब बन रहा होगा, समझ रहे हैं आप इस बात को, ठीक है। इस इक्वेशन को छोड़ें, बस आप वो समझें जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है। अच्छा, ये था हमारा क्या, ये हमारा जीएफआर का टॉपिक था। अच्छा, अब हमारे ना जीएफआर, ये हमें आगे कोई नहीं पूछेगा कि जीएफआर क्या होता है, कैसे होता है, हमसे वही क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये पूछेंगे कि आपका जो जीएफआर है, ये आप इसको मेजर कैसे करते हैं, जीएफआर को मेजर कैसे करते हैं। देखें जीएफआर को ना मेजर करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका देखें कौन है, पहला तरीका है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, पहला तरीका क्या है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो कौन सा, इनोलिन क्लियरेंस वाला, वो कौन सा, इनोलिन क्लियरेंस वाला, वो मेथड कौन सा है, इनोलिन क्लियरेंस वाला। तो ये जो हम रिकमेंड करते हैं ना, ठीक है, जो मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये कौन सा है, इनोलिन क्लियरेंस वाला, इनोलिन क्लियरेंस, ठीक है। इनोलिन एक सब्सटेंस होता है, इसको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं तो ना उसके मतलब जब वो नेक्स्ट यूराइन करता है ना, उसमें ये 100% सक्रिएट हो जाता है उस बंदे के अंदर, ये 2-3 घंटे के बाद वो पेशाब करता है, 2-3 घंटे के बाद जब वो पेशाब करता है तो ये क्या है, 100% एक्सक्रीट हो जाता है, इसकी क्या है, 100% क्लियरेंस है, 100% क्लियरेंस है। ये 100% क्लियरेंस होने की वजह से ना हम इसको ना यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, जब हमने टेस्ट करना होता है ना किसी का, हमने अगर जीएफआर चेक करता है तो वो जीएफआर चेक करने का क्या तरीका होता है, वो ये तरीका होता है कि हम उसे उसकी इनोलिन क्लियरेंस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इससे आगे चले, अगर हम इससे आगे चले, ये एक मेथड था, हमारे पास ना एक और मेथड भी है, हमारे पास वो दूसरा मेथड कौन सा है जो हम प्रेफर करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हम जो प्रेफर करते हैं ना, मोस्टली प्रेफर करते हैं, वो ये नहीं होता, वो ये वाला दूसरा होता है। और दूसरा कौन सा जी, दूसरा है हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस का, ठीक है, क्रिएटिन। अच्छा,
देखें क्रेटिनिन क्लियरेंस, अब क्रेटिनिन क्लियरेंस से क्या मुराद है? क्रेटिनिन क्लियरेंस से ये मुराद है, क्रेटिनिन ना हमारी बॉडी के अंदर ना जब हमारी प्रोटीन टूटती है ना उससे एक सब्सटेंस बनता है क्रेटिन, और क्रेटिन जो है ना मतलब हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब वो टूटता है ना और रिसाइकिल मतलब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उधर से क्या बनता है? क्रिएटिनिन बनता है। अब जो क्रिएटिनिन है ना ये भी हमारी बॉडी से 95% एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? 95% हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो ये ना हमें अप्रोक्सीमेटली बता सकता है हमारे जीएफआर के बारे में। अब देखें, आप सोचें, एक तरीका है ये इनुलिन वाला, इसमें हम क्या है बार बार हमारे पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं जब उसने जीएफआर चेक करवाना है। दूसरा तरीका ये है कि दर्शन के अंदर एक ऐसी चीज बन रही है जो 95% एक्सक्रीट हो रही है। तो 95% जब वो एक चीज एक्सक्रीट हो रही है, अब आप क्या प्रेफर करेंगे कि पेशेंट को बार बार सुइयां लगाएं या उसको नेचुरली तरीके से आप अप्रोक्सीमेट लगाएंगे कि भाई लगभग इतना इस बंदे का जीएफआर है? तो इसलिए ना हम ज्यादा प्रेफर किसे करते हैं? क्रिएटिनिन क्लियरेंस को करते हैं। अच्छा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है, क्या क्रिएटिनिन क्लियरेंस, उस क्रिएटिनिन क्लियरेंस में होता क्या है? देखें, ये क्रिएटिनिन है ना ये हमारी ना किडनी से 95% क्या होती है? फिल्टर हो। ये दो बातें याद रखिएगा, ये क्या होती है? 95% फिल्टर होती है। ये फिल्टर और ये एक्सक्रीशन वाला, ये सक्रीशन वाला ये टॉपिक है, ये अगला टॉपिक हमने यही पढ़ना है, ठीक है। और 5% ये क्या होती है? 5% ये क्या होता है? सक्रीट होती है। 5% क्या होती है? ये सक्रीट होती है। ये सक्रीशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। इस टॉपिक के अगले टॉपिक वही है, ठीक है। ये जो हमारी क्रिएटिनिन है ये क्या है? 95% क्या होती है? 95% फिल्टर हो जाती है, 5% सक्रीट हो जाती है। इस वजह से हमें 95% अप्रोक्सीमेटली में क्या पता चलता है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितनी है। अच्छा, मैंने अगर स्टार्ट में आपको क्या बताया था? स्टार्ट मैंने आपको ये बताया था कि आपकी एक बंदे की जीएफआर कितनी होती है? 120 होती है, 100 to 120 होती है। अच्छा, अब देखें, एक कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर ना उसने क्या किया? उसने उड़वा दिया। क्या किया? किडनी उड़वा दिया। किडनी की क्या करवा दिया? किसी किस्म की सर्जरी करवा दी किडनी की। तो उसके में क्या होगा? उसमें क्या आया कि जो उसका क्रिएटिनिन, सॉरी, जीएफआर जो है वो बराबर रहेगा, ये कम हो जाएगा। देखें, हमारी दो किडनी होती हैं, दो किडनी, ठीक है। उनका जीएफआर कितना होता है? उनका जीएफआर होता है 120 होता है, ठीक है। 120 होता है mmHg, नहीं mmHg नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर ml पर मिनट होता है, ठीक है। ml लिख लें फिलहाल, ठीक है, ml होता है। अच्छा, अगर किसी का एक किडनी होगा, एक किडनी, तो उसका जीएफआर कितना होगा? उसका जीएफआर आधा रह जाएगा, ठीक है। उसका जीएफआर क्या? आधा रह जाएगा। उसका जीएफआर आधा रह जाएगा, कितना रह जाएगा? उसका जीएफआर हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा जीएफआर? 60 हो जाएगा, 60 ml हो जाएगा। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि इस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन जो है उसके लेवल उसके साथ क्या होगा? क्या वो भी आधे हो जाएंगे? नहीं, जो क्रिएटिनिन के लेवल्स है ना वो आधे नहीं होते। क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन जो है उसके लेवल्स क्या है? नॉर्मल रहेंगे, लेवल स्लाइटली चेंज, आधे नहीं हो जाएंगे, थोड़े से कम होंगे पर आधे नहीं होंगे। जैसे आधे हो जाने चाहिए थे ना, पर नहीं होंगे। जो दूसरा किडनी होगा ना वो उसके हिस्से का काम करने लग जाएगा। जो एक किडनी गया है ना, एक बंदे का एक किडनी है, किसी वजह से उसने किडनी का ऑपरेशन करवा दिया या किडनी फेल हो गया एक साइड का, तो जो दूसरा किडनी है ना उसमें क्या होगा? उसमें वो उसकी वजह से दूसरे किडनी का भी काम करने लग जाएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस में, ठीक है। ये थी आपकी ये बात। अगर हम इससे आगे चले, तो इससे आगे बुक पे चलते हैं, देखें वहाँ कोई और चीज़ लिखी हुई है तो देख लेते हैं, देखें। अच्छा, एक और बात, कि जो हमारा जीएफआर होता है ना वो क्रिएटिनिन की क्या होता है? ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ रहे थे। इसमें उसने क्या बताया है कि इनुलिन जो है ये मतलब बताता है हमारे किसके बारे में? जीएफआर के बारे में बताता है। अच्छा, ये बाकी ये नीचे वाली थ्योरी आप छोड़ दें, उसके नीचे है कि नॉर्मल जीएफआर कितना? अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीमीटर पर मिनट होता है, ठीक है। और क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है ये भी हमें बताती है कि इसके बारे में, हमारे जीएफआर के बारे में। अब देखिए, ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई हैं, जो मैंने आपको वैल्यूज दिखवाई हैं, वो कोई चीज़ इधर नहीं लिखी हुई, ठीक है। चाहे लिखी भी हुई है तो उनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, वो होती क्या है, वो करती क्या है, ये की कोई चीज़ भी ऐसी यहाँ नहीं लिखी हुई। एक और बात, ये जो हमारी होती है ना जीएफआर, ये हमारी क्रिएटिनिन के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? हमारी क्रिएटिनिन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जीएफआर बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन कम हो जाएगी, अगर जीएफआर कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन रेशियो, क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। एक बात ये, क्रिएटिनिन 95% फिल्टर होती है, 5% सेक्रेट होती है। ये चीज़ मैंने आपको अभी लिखवाई है, ठीक है। आगे आ जाए, आगे एक चीज़ और, जो मैं अभी एंड पे आपको बता रहा था कि दो किडनी होती है, दो किडनी का जीएफआर कितना होता है? 120 होता है। अगर एक रह जाएगी तो उसका कितना रह जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यू वर्ड का पॉइंट है ये, ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो क्या अगर किसी का एक किडनी है ना, या उसके मतलब एक किडनी उसने सर्जरी करवा दी है, तो क्या होगा? वो उस बंदे के अंदर जीएफआर आधा रह जाएगा।
पर क्या है उसकी जो क्रेटिनिन है उसके अंदर स्लाइड चेंज आएगा, थोड़ा सा बदलाव आ गया, क्योंकि दूसरा किडनी जो है वो पहले किडनी का काम करने लग जाएगा जो नहीं है। और जो ओल्ड बूढ़े बंदे होते हैं इनके अंदर जीएफआर कम होता है, पर फिर भी क्रेटिनिन नॉर्मल क्यों होता है? एक तो वही ऊपर वाली वजह है, जो किडनी है वो काम करने लग जाएंगे, मतलब है किडनी मैनेज करेंगे। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पेशेंट के अंदर मसल मास भी कम हो जाता है, क्योंकि जब मसल काम टूटेंगे तो बंदे के अंदर क्रेटिनिन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्रेटिनिन वाला टॉपिक। अब अगर हम नीचे है ना, नीचे ये छोटा सा टॉपिक लिखा गया है, इसमें है कुछ नहीं, बस आपने एक बार इसको सुनना है। रीनल ब्लड ऑटो रेगुलेशन क्या मतलब है? रीनल ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसकी उसमें से 25% खून जो किडनी की तरफ जा रहा है। अब कभी बंदे का प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, कभी कम होता है, पर अल्लाह ताला ने गुर्दों के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर ज्यादा है या कम है, किडनी की तरफ एक नॉर्मल प्रेशर के साथ हिसाब से खून जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? किडनी के ब्लड फ्लो की ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। और अगर ये हमारे जिस्म के अंदर ना होगा, मतलब अगर किडनी को बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गई, किडनी की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से खून जा रहा है, ठीक है, या फिर अगर बंदे को हाइपरटेंशन हो गई जिसकी वजह से किडनी के अंदर खून थोड़ा जा रहा है, इन दोनों सिचुएशन में बंदे का गुर्दा जो होता है वो खराब हो सकता है। अच्छा, ये दोनों सिचुएशंस हैं कौन सी? एक है मायोजेनिक रिफ्लेक्स है, और दूसरा क्या है, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स है। देखें, मायोजेनिक रिफ्लेक्स में पता है क्या होगा, जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है ना, उसके आसपास जो ब्लड वेसल होंगे वो ना, उनके ऊपर ना खिंचाव पड़ेगा जब बंदे का बीपी ज्यादा होगा। जब बंदे का बीपी क्या है, ज्यादा है, देखिए मैं उधर लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखें, ये एक बंदा है हमारे पास, एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसका क्या है, उसका बीपी ज्यादा है, उसका बीपी ज्यादा है, तो एफरेंट आर्टीरियोल जो है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा ना, इंक्रीज एफरेंट आर्टीरियोल सच, ठीक है, सच मीन कि उसके ऊपर खिंचाव ज्यादा पड़ रहा है बीपी ज्यादा होने की वजह से। जब ये होगा तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे आसपास जो मसल्स पड़े होते हैं ना, उनको क्या करवाएगा, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, उनको क्या करवाएगा, स्मूथ मसल्स की क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, ये क्या करवाएगा, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो हमारे पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, स्मूथ करेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्या है, ये फ्रंट आर्ट्रियोल जो है इसको क्या जब भी करेंगे, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, ये क्या करवाएंगे, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, ये क्या करवाएंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे। अब जब एक बंदे के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, बीपी ज्यादा आ रहा था, खून बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था, जब आगे से ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर बीपी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उस बंदे के अंदर क्या होगा, बीपी ड्रॉप हो जाएगा। ये सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक रिफ्लेक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मायोजेनिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, मायोजेनिक रिफ्लेक्स कह लेंगे, मायोजेनिक क्या कहते हैं, मायोजेनिक क्या कह लें, मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन कह लें, जैसे आपको बेहतर लगे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये था आपका मायोजेनिक रिफ्लेक्स। अगर हम ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स के ऊपर आए ना, जो हमारे ना ट्यूब्यूल्स होती है ना, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि उसके अंदर क्या होता है, मक्यूलर डेंस होता है, क्या होता है। अब दूसरा हम क्या पढ़े, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स। अच्छा, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर रिफ्लेक्स जो है इसका क्या मतलब है, आए जरा देखिए। हमारा पेशेंट है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ना एक होता है मक्यूलर डेंस होता है, क्या होता है, मक्यूलर डेंस। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था जेजी ऑपरेटर्स में। ये क्या करता है, ये सेंस करता है सोडियम क्लोराइड को, NaCl। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड को सेंस करता है। सोडियम क्लोराइड को जब सेंस करता है, अगर बंदे के अंदर सोडियम क्लोराइड इसके अंदर ज्यादा आ रहा है ना, ठीक है, ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या करवाएगा, ये पैराक्राइन मतलब है कुछ ऐसे सिक्रेशन करवाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन बंदे के अंदर क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, बंदे की बीपी ड्रॉप हो जाएगा। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड बढ़ा हुआ है बंदे के अंदर, देखें सोडियम क्लोराइड क्या है, बंदे के अंदर बढ़ा हुआ है। ये क्या करेगा, ये मक्यूलर डेंस सेल्स हैं, ये इसको क्या करेंगे, इसको सेंस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये मतलब है कुछ हार्मोन पैराक्राइन ड्रिवन, मतलब कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एफरेंट आर्टीरियोल की। जब ये हो जाएगी तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, जो बंदे के अंदर ज्यादा खून आ रहा था पहले, बहुत स्पीड से आ रहा था, वो कम हो जाएगा, बंदे के अंदर फिर दोबारा नया खून आएगा। ठीक है, आप ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी की, ठीक है, एंड टॉपिक नहीं है, बस एक बार पढ़ने वाला, एक बार इसे
टॉपिक हमारा कमल सांस में ये था, इसकी किडनी का वाला सिर्फ ये पढ़िएगा। अच्छा अगला टॉपिक हमारा है ये फिल्ट्रेशन वाला, ठीक है। ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ मैं आपको इस वजह से यहाँ बुक पे करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पिक समझ आ जाए। देखिए खून आया, ये मतलब इधर से ब्लड आया सारा, ये सारा पढ़ाया था, दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना। अब देखें ये हमारा ग्लोमेरुलाई खड़ी है, ये हमारी क्या है ग्लोमेरुलाई खड़ी है, ठीक है। अब इस ग्लोमेरुलाई से जो सामान फिल्टर होगा ये यहाँ से इधर जाएगा, वो मैन कैप्सूल में जाएगा, उस चीज को हम क्या कहेंगे फिल्टर कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे फिल्टर, ये फिल्ट्रेट, ये जो वो फिल्टर्ड सामान है उसे हम क्या कहेंगे फिल्टर्ड कहेंगे, ठीक है। एक चीज हो गई। अच्छा अभी हम कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, देखें ये वाला टॉपिक, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे इसमें रीअब्जॉर्ब क्या होता है, सिक्रीट क्या होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल इधर ही आ जाते हैं पीछे। तो जो ना चीजें हमें जब पेशाब बन जाता है ना, प्राइमरी यूराइन बन जाता है, प्राइमरी यूराइन से जो चीजें रीअब्जॉर्ब वापस खून में जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ब्लड से फिल्टर नहीं हुई पर हमारे ब्लड से क्या हो रहा है सिक्रीट होकर किधर जा रही है, पेशाब में जा रही है, उनको हम क्या कहेंगे सिक्रीशन कहेंगे, सिक्रीशन, ठीक है। ये हमारी यूराइन के अंदर क्या हो रही है, आम के साथ चीजें कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एक्सक्रीशन कहेंगे। इन चीजों की हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन हो गई। ये सारा हम इंशाल्लाह मंडे टॉपिक में पढ़ेंगे, अब इसके बारे में टेंशन अभी ना लें, टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा ये हमने ये चीज पढ़ ली, अब हम चलते हैं उधर बुक के ऊपर हम जाकर कुछ चीजें लिखते हैं ताकि आपको कुछ समझ लगे। देखें देखें अच्छा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने पिक्चर आपको दिखा दी है ताकि आपको कुछ समझ लग सके हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन, अच्छा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, फिल्ट्रेशन है क्या चीज, देखें फिल्ट्रेशन है अमाउंट ऑफ ब्लड, क्या अमाउंट ऑफ ब्लड, खून की वो मिकदार दैट इज फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज फिल्टर्ड फ्रॉम किडनी, ठीक है। क्या ये खून की वो मिकदार है जो गुर्दों से क्या होती है फिल्टर होती है, जो क्या गुर्दों से फिल्टर होती है, इसे हम क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि फिल्ट्रेशन का ना क्या कहते हैं फार्मूला क्या है, तो फिल्ट्रेशन का फार्मूला ये है कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। देखिए मैं लिख के बताता हूँ फिर आपको समझ लग जाएगी, ये कल चीजें हमने सारी पढ़ी हैं। देखें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब देखें GFR पढ़ा था ना कितना एक मतलब अमाउंट में मतलब हो रहा है, क्या कहते हैं अभी पढ़ के आए हम कि 1 मिनट के अंदर कितना यूराइन बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं GFR कहते हैं। और रीनल प्लाज्मा फ्लो हमने कल पढ़ा था कि एक कार्डियक आउटपुट का 20 से 25% खून किधर जाता है, हमारी किडनी की तरफ जाता है, इसे हम रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं। अच्छा ये अब इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल कितनी होती है, क्या नॉर्मल फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 20% होती है। या आगे इंशाल्लाह हम डिजीजेस पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन 20% से कम हो रही है, 20% से ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहीं बताऊंगा बीमारी पैथोलॉजी के टॉपिक पार्ट्स में, ठीक है। अच्छा अब देखें हमारी एफरेंट आर्टीरियोल थी और इफरेंट आर्टीरियोल थी, इनके ऊपर ना कुछ हार्मोन है वो काम करते हैं। वो हार्मोन कौन कौन से हैं वो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखें जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, क्या प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन है ना ये कहाँ काम करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं एफरेंट आर्टरियोल को। किसको अफेक्ट करते हैं, एफरेंट आर्टरियोल को अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट एफरेंट आर्टरियोल। अच्छा ये एफरेंट आर्टरियोल को जब अफेक्ट करेंगे ना तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, एफरेंट आर्टरियोल को ना इफेक्ट जब करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डायलेट्स देम करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, डायलेट्स देम, ये एफरेंट आर्टरियोल को क्या डायलेट कर देते हैं। अब देखें एक घर है उसका दरवाजा पहले थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक है, उसमें से कोई किसी बंदे ने गुजरना था तो वो मुश्किल से गुजर रहा था। अब आकर किसी ने पूरा दरवाजा खोल दिया तो आराम से जो भी जिसका दिल करे वो मुंह उठा के आ जाएगा ना। इस तरह जब एफरेंट आर्टरियोल डायलेट हो जाता है तो खून सारा का सारा आराम और सुकून से क्या किडनी की तरफ आने लग जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या कहते हैं हमारी एफरेंट आर्टियोल डायलेट हो गई। जब एफरेंट आर्टियोल डायलेट होंगी तो आप मुझे बताएं कि उस बंदे के अंदर जो हमारा रीनल प्लाज्मा फ्लो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, सोच के बताएं कि खून की जो मिकदार पहले किडनी की तरफ आ रही थी अब रास्ता और खुल गया है तो वो और आएगा ना, और ज़्यादा खून आएगा।
इसको, इसकी वजह से क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ जाएगा। रीनल प्लाज्मा फ्लो जब बढ़ेगा, जब गुर्दों को ज़्यादा से ज़्यादा खून आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा गुर्दा जो है वो क्या करेगा, वो हमारी GFR मतलब वो खून को ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंक्रीज GFR भी बढ़ जाएगा। अब ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी हम ऊपर फार्मूला अभी पढ़ के आ रहे हैं कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR और ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। देखें दोबारा देखें, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब जब ये चीज भी बढ़ गई है, कौन सी, हमारा ये भी बढ़ गया, क्या नाम है इसका, GFR भी और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी बढ़ गया, तो इसकी वजह से कोई चेंज आएगा। जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं, ऊपर वाली चीज भी बढ़ रही है, नीचे वाली चीज भी बढ़ रही है, तो इस वजह से कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई नेट इफेक्ट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है, कोई नेट इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अगर हम इससे आगे चले, ये तो हमने बात कर ली आर्टेरियोल की। अच्छा देखें, कुछ ऐसी दवाइयाँ हमने पढ़ी होंगी आप लोगों ने, ठीक है, अगर आपने कभी पढ़ी हैं तो कौन सी ऐसी दवाइयाँ जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज को इनहिबिट कर देती हैं। तो अगर आपको याद हो तो वो कौन सी दवाइयाँ थी, वो थी एनसेड्स थी। वो कौन सी थी, एनसेड्स थी। तो एनसेड्स क्या करती हैं, एनसेड्स इनहिबिट कर देती हैं किसको, एनसेड्स इनहिबिट कर देती है प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिसकी वजह से बंदे के अंदर GFR भी कम हो जाएगी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप ये बात। इसी वजह से एक बात कही जाती है कि जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं ना, उनको एनसेड्स नहीं देनी चाहिए। जो रीनल इंसफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं ना, उनको एनसेड्स नहीं देनी चाहिए। ये मैं आपको बुक पे अभी जाके दिखाता हूँ। अच्छा, अभी दूसरी चीज के ऊपर आते हैं। दूसरी चीज होती है हमारी एंजियोटेंसिन 2। ये हम कल इंशाल्लाह, ये मंडे या ट्यूसडे वाले दिन हम रास सिस्टम पढ़ेंगे, तो रास सिस्टम में अपने इसके बारे में तफसीलन पढ़ेंगे, एंजियोटेंसिन 2 का क्या क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करती है, ये हमारी ना, ये इफरेंट आर्ट्रियोल पे एक्ट करती है और उसे क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। ये क्या कर देती है, इफरेंट आर्ट्रियोल पे एक्ट करती है, इफरेंट पे आर्ट्रियोल पे काम करके क्या करती है, उसे तंग कर देती है। अब जब उसे तंग कर देती है, देखें एक बंदा है, उसके घर आने का रास्ता नॉर्मल है, घर से बाहर नॉर्मल, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, देखें इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, इसके पेशेंट के अंदर मतलब आ रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो एक तीसरा रास्ता फिल्ट्रेशन वाला रास्ता इस के अंदर, इस मतलब इस घर के अंदर, तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामान फिल्टर होने लग जाएगा ना, खिड़की से बाहर निकलने लग जाएगा। तो इसके अंदर भी यही होगा कि इसके अंदर क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गई है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, GFR जो है ये बढ़ जाएगी। GFR क्या है, बढ़ जाएगी, पर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले गुर्दों से आगे खून जा नहीं रहा, तो गुर्दों से अगर खून आगे नहीं जा रहा तो उस बंदे के अंदर रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या है, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आगे रास्ता ही बंद है जहाँ से उसने बाहर निकलना है। खिड़की से निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ खिड़की से काम निकल रहा है, पर खिड़की से कितना ही निकल जाएगा। अच्छा देखें, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, अच्छा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है बराबर थी GFR ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो और GFR। अब देखें, एक पेशेंट है, उसका GFR बढ़ गया है और रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा GFR क्या है, हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ गई है, ये हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ गई है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये था हमारा क्या, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन वाला। अच्छा, अब एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को बढ़ा रहा था। अगर कोई ऐसी दवाई हो जो क्या करे, जो हमारी एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर दे, तो ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी दवाई पड़ी है, एस इनहिबिटर्स का नाम सुना है आपने। तो एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एस इनहिबिटर्स इनहिबिट कर देंगे एंजियोटेंसिन 2 को, एस इनहिबिटर्स, एस इनहिबिटर, ये एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अच्छा, आप बुक पे चलते हैं, बुक पे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आप फिल्ट्रेशन है, ब्लड फिल्टर, रीनल ब्लड, मतलब गुर्दों के अंदर जितना खून आया था उसमें कितना फिल्टर हो गया, इसे हम कहते हैं रीनल, इसे हम फिल्ट्रेशन। अब देखें, ये प्रोस्टाग्लैंडिन करते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करते हैं, जिसके से रीनल प्लाज्मा फ्लो, GFR का और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाती है, और एनसेड क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, एनसेड इनहिबिट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, और ये कम, इस पे भी कम हो जाएगा, मतलब इस पर फर्क नहीं पड़ेगा दफा। अच्छा, आ जाए इस पे,
ए से ये हमारा क्या एंजियोटेंसिन 2 ये किस पे काम करती हैं, एफरेंट आर्टरियोल पे काम करती हैं। ये क्या करती हैं, उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगी और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। अगर हम किसी पेशेंट के अंदर एस इनहिबिटर्स देते हैं तो एस इनहिबिटर देने की वजह से क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर, वो बंदे के अंदर ये चीज़ें, रीनल प्लाज्मा फ्लो बढ़ जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा और क्या होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब देखें यहाँ आते हैं, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन डायलेट एफरेंट आर्टरियोल, एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टरियोल। बाकी रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये कल भी हमने पढ़ा था कि रीनल इज बेस्ट मेजर्ड विद पाहा, पैरा अमाइनो हिपोयूरिक एसिड। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जीएफआर कैन बी एस्टिमेटेड विद क्रिएटिनिन क्लियरेंस, कल मैंने आपको अभी बताया बल्कि। ठीक है, तो ये था आपका ये टॉपिक। और ये नीचे एक लाइन लिखी हुई कि एनसेफ एंड एस इनहिबिटर शुड नॉट बी गिवन टुगेदर, क्योंकि इसी वजह से क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट इन इफरेंट आर्टरियोल। इन दोनों की वजह से क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है एसिड देने की वजह से, और इफरेंट आर्टरियोल जो है वो क्या करती है, डायलेट हो जाती है, पर उसके डायलेट होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये हो गया आपका ये टॉपिक। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ये अच्छी कल पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक, अब फिलहाल इधर आ जाते हैं, ग्लूकोज क्लियरेंस पे आ जाते हैं। जितना पढ़ा जा सको, ये लंबा है, ये हम मंडे को करेंगे। अच्छा इधर आ जाए, देखिए ये एक टेबल है, देखिए। अच्छा अभी ना आपने इधर लॉजिक लगाना है, इस टॉपिक के ऊपर क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है। ये जो टेबल है, एफ एंड आर्टियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो क्या उस बंदे के अंदर रीनल प्लाज्मा फ्लो उसी हिसाब से जाएगा। ये घर का दरवाजा बंद हुआ पड़ा है, एक रास्ता है वो बंद हुआ पड़ा है। ठीक है, एक रास्ता है, एक मिनट रुकिएगा यार, ये इंटरनेट क्यों बंद हो गया है, एक मिनट। हाँ आ गया। देखिए एक पेशेंट उसके अंदर क्या है, एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है। ठीक है, एक बंदा है, या मतलब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई पड़ी है। जब एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई पड़ी होगी तो उस पेशेंट के अंदर रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, सोचें। रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना। कैसे, क्योंकि घर जाने का रास्ता ही खराब, बंद हुआ पड़ा, तंग हुआ पड़ा है, तो बंदा कैसे आसानी से उस रास्ते से गुजर सकता है। तो क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा। अब जब रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या, खून ही कम जा रहा है, तो खून कम जाने की वजह से जीएफआर भी कम होगा कि नहीं होगा, जीएफआर भी कम होगा। अब दोनों चीजें कम हो रही है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखें इस वजह से क्या है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आपने ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अच्छा आगे चले। अच्छा इफरेंट आर्टियोल अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, इफरेंट आर्टियोल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई है, अभी मैंने आपको एंजियोटेंसिन 2 में पढ़ाया, दोबारा पढ़ा देता हूँ कि क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा और रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, ये सारा सिचुएशन मैंने भी आपको बता दिया, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। आगे चले, आगे अगर किसी बंदे का प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन या ऑन्कोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उस पेशेंट का जीएफआर कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, ये जब आपको मैंने अभी जीएफआर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स बताई थी। तो ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक फोर्स अगर बढ़ जाएगी तो उस पेशेंट के अंदर पेशाब मतलब फ्लूइड का ब्लड वेसल से बाहर जाना और मुश्किल हो जाएगा। जब वो मुश्किल हो जाएगा इस वजह से उस पेशेंट का क्या हो जाएगा, जीएफआर गिर जाएगा। इस सारे प्रोसेस की वजह से ब्लड जो खून आ रहा है किडनी की तरफ, उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बंदे का फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, ये वाला फार्मूला लगाना है। जीएफआर कम हो रहा है, जीएफआर कम हो रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो उतना ही है, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। आगे चले, फिल्ट्रेशन। अच्छा प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन अब गिर गई है, किसी के एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है किसी को, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जीएफआर बढ़ा हुआ होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो उतना ही रहेगा, और क्या होगा, उसका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना, कि ये आसानी से पेशाब मतलब है जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा ग्लोमेरुला से मूव कर रहा है किधर, बोमैन कैप्सूल की तरफ। जब वो मूव कर रहा है तो क्या होगा, बंदे का जीएफआर बढ़ जाएगा, इंक्रीज जीएफआर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे।
अच्छा आगे आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरेटर में क्या हो रहा है, पेशाब आगे जा नहीं रहा। अब जब पेशाब बिल्डअप हो जाएगा पेशाब का, तो पेशाब का बिल्डअप हो जाएगा तो क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आगे डिजीजेज में जाके हम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप सिर्फ ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ लें तो बहुत रहेगा आपका। ये देखें उसके क्या है, जीएफआर कम हो गया और क्या है, फिल्टर रीनल प्लाज्मा फ्लो का कोई चक्कर नहीं है ना इसके साथ। क्या जगह एंड पे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो जाएगी। एंड पे क्या है, डिहाइड्रेशन। एक बंदा उसके अंदर खून ही नहीं है तो क्या उसका खून फिल्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा एक बंदा उसके अंदर खून नहीं है तो क्या उसकी किडनी की तरफ खून नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, बहुत कम जाएगा, जो जाएगा भी सही। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगी। अब ये कैसे बढ़ी है, क्योंकि हाँ देखें ये कैसे बढ़ी है, ये वाला, ये जो अब आखिरी डिहाइड्रेशन वाला फार्मूला ना, ये यहाँ देखें, एक बंदा है, एक बंदा उसका देखें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अच्छा एक बंदा उसका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। अच्छा अब देखें इस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, जो जीएफआर है वो क्या हुई है, कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, पर रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब देखें नीचे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। इस वजह से क्या होगा, उसका जो ये है, ये वाली वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इस वजह से ये बढ़ रही है, समझ रहे हैं आप इस बात को। अच्छा अब हम चलते हैं, ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक। ठीक है, बाकी ये हाइड्रोस्टैटिक ऑन्कोटिक प्रेशर ये सारा मैंने आपको अभी पढ़ाया भी है कि ये मतलब हाइड्रोस्टैटिक पानी की वजह से होता है, ये पुश करता है, रिपेल करता है। और जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, और वो क्या करता है, वो हमारे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक सो भी हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी ये फीना और ये ग्लूकोज क्लियरेंस वगैरह ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। देखें आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने ये वाला पेज पढ़ा है। ठीक है, और पीछे ये वाले पेज पे ये वाले दो टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, और आगे जाके हमने क्या पढ़ा है, आगे जाके हमने और कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, 1.5 पेज पढ़ा हमने तकरीबन, आज 1.5 पेज पढ़ा। इंशाल्लाह आगे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और ये आज हमारी आखिरी क्लास थी जो हमने मतलब फ्री में पढ़ाई है। आगे इंशाल्लाह अगली क्लास मंडे को होगी और मंडे से विद फीस होगी। ठीक है, तो जो जो पढ़ना चाहे वो अपनी फीस दे दे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ मुजफ्फर